बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 8 जून है, बुध का दिन, साल 2022। सुबह का वक्त है, नई सुबह, नया दिन, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। क्या कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं जी। रूटीन के मुताबिक हस्बे मामूल जैसा कि हम करते आए हैं, सुबह के प्रोग्राम में मेन सेगमेंट होता है, पहला ही सेगमेंट तारीख़ हिंदुस्तान, और इस तारीख़ को डिस्कस करते हुए, शेयर करते हुए, आपस में बात करते हुए, बहसो मुबाहिसा करते हुए पहुँचे हुए हैं 16वीं सदी के वस्त में, दरमियान में, सेंटर में, जहाँ हम देख रहे हैं कि मुगलिया ख़ानदान की सल्तनत की बुनियाद डाली जा चुकी है। और ये काम अल्लाह सोने ने किसके हाथ से लिया? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के। उन्होंने सिर्फ 4 साल हुकूमत की हिंदुस्तान पे और वफात पा गए। उनके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं उनके बेटे को, उनका सबसे बड़ा बेटा, जिसके बारे में, जिसकी फैमिली, माँ बाप के बारे में, बहन भाइयों के बारे में पिछली किस्त में बता चुका हूँ। आज मैं ये बताऊँगा कि उसे बादशाहत संभालते वक्त, बादशाह बनते वक्त, जब वो तख्त नशीन हुआ, कौन? नसीरुद्दीन हुमायूं, बाबर का बेटा, दूसरा बादशाह मुगल शहंशाहों का, तो उसे कौन सी मुश्किलात का, कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का, कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा उसे। वो 1 2 4 नहीं है, वो मैंने कंपाइल करके देखा है, तकरीबन 14 बनती हैं। 14 नोयत की मुश्किलात, मुसीबतें और परेशानियों ने उसे घेरे रखा। मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे उनका। तफसील में जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि हमारा प्रोग्राम इतना छोटा होता है, वक्त इतना महदूद होता है कि वो मुतहम्मल नहीं हो सकता जी। जब इसने, आपको मैंने पिछली किस्त में बताया था इसके माँ बाप के बारे में, बहन भाइयों के बारे में, ख़ानदान के बारे में, उनके नामों के साथ, और ये भी बता दिया था कि वसीयत के मुताबिक ये, क्योंकि बाबर का सबसे बड़ा बेटा था, इसे बादशाह ने नॉमिनेट किया, बाबर ने बादशाहत के लिए, बादशाह बना, मगर इसे एक वसीयत भी बाप ने की थी कि अपने बहन भाई, सतीले भाइयों के साथ आपने बहुत अच्छा सलूक रखना है और उनको फलां इलाका गवर्नरी के लिए दे देना, उनके तहत देना है। सो इसी को मद्देनज़र रखते हुए सबसे बड़ी मुसीबत जो बनी है हुमायूं के लिए, मेरी नज़र में यही वसीयत बनी। उसने दे दिए इलाके अपने जो सेकंड एल्डर ब्रदर था, यानी छोटे 3 सुतीले भाइयों में जो सबसे बड़ा था, कामरान उसका नाम था, उसको कंधार और काबुल, अफगानिस्तान के 2 शहर दे दिए। और उसने फिर वही किया जो कुछ भाइयों का किया करते। असल में होता ये था कि उस वक्त बदकिस्मती से अभी ये रिवाज नहीं था, फैशन नहीं था उस वक्त मुगलों में कि अपना बड़ा, कौन सा बेटा बादशाह की मौत के बाद बादशाह बनेगा। तो आम तौर पर यह फैसला तलवार ही किया करती थी। तलवार के ज़रिए से जो दूसरे भाइयों को कत्ल करने में कामयाब हो जाता, वही बादशाह बना करता था। तलवार ही ये फैसला किया करती थी। खैर, उन्होंने ये दोनों बहुत बड़े इलाके बाप की वसीयत के मुताबिक दे दिए। यही सबसे बड़ी मुसीबत बनी और उसने आगे चल के पंजाब पर हमला कर दिया। उसी भाई ने, कामरान ने, जो काबुल और कंधार का गवर्नर था, पंजाब पर हमला किया और यहाँ से होने वाली जो रकूमात थी, जो खराज था, जो टैक्सेस थे, या जो यहाँ पे जमा पूंजी थी पंजाब में, सारी लूट कर अपने पास ले गया अफगानिस्तान में। और भाई हुमायूं मरवत में मारा गया। उसने जवाब नहीं दिया, उसने जवाबी हमला नहीं किया, उसने मजामत नहीं की, सिर्फ इसलिए कि बाप मुझे कह के गया है कि आपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक करना है। जी साहिबान, ये वजह बनी। और ये मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सबसे बड़ी परेशानी। नंबर 1, बाप की वसीयत, बाबर की वसीयत, ये थी इसकी सबसे बड़ी परेशानी की वजह। और दूसरी मुसीबत जिसका इसे सामना करना पड़ा, वो थी नज़्म व नस्क की खराबियां। नंबर 2 था
नज्मो नस्क की खराबियां वो क्या थी। हुआ ये था, असल में ये दूसरी थी इसकी परेशानी। हुआ ये था कि इसके बाप ने, बाबर ने, इलाके फतह करने पर बड़ा जोर दिया। अपनी पूरी अटेंशन, पूरी तवज्जो इस काम पे रखी कि इलाकों को फतह एक से बढ़कर एक करता गया अपने जर्नैलों के जरिए। मगर जो तर्ज हुक्मरानी होना चाहिए वो उसने नहीं अपनाया। और ये अभी नौबारद लड़का था हुमायूं, जिसकी उम्र अभी 22 ईयर्स थी, 22 साल का था जब बादशाह बना। इसमें वो खूबियां उस दर्जे की नहीं थी कि ये नज्मो नस्क पूरे मुल्क का संभाल सकता। अच्छा जर्नैल था, लड़ाका था, मगर मुंतजिम अच्छा ना होने की वजह से बहुत सारी खामी खराबियां नज्मो नस्क की पैदा हुई। और उसके बाद तीसरी बड़ी जो इसको मुसीबत दरपेश थी वो थी जागीरदारों की मनमानियां। लिख लें, नोट फरमा लें। नंबर 3 था जागीरदारों की मनमानियां। वो कैसे? बाबर ने क्या किया था कि अपनी जिंदगी में बहुत सारी जागीरें सरदारों को अलॉट कर रखी थी। उसने नज्मो नस्क और इंतज़ाम का जो किया हुआ था इंतज़ाम, वो ये था कि बहुत सारे सरदारों को बड़े बड़े जागीरें अता की हुई थी ताकि वहाँ का कंट्रोल वो उनके सुपुर्द रहे। और मगर उन लोगों को दिए इख्तियारात गवर्नरी के, जागीरदारी के, जो मातहत थे, ताबे फरमान थे तख्ते दिल्ली के, बाबर के फरमा बरदार थे। मगर जब हुमायूं बैठा तो उनको भी फिर उनके भी पर उगने लगे, नाखून निकल आए जागीरदारों के। उन्होंने सोचा कि अब क्यों हम टैक्स दें जी, क्यों ताबेदारी फरमा बरदारी करें, अपनी अपनी जागीर के मालक हैं हम। उन्होंने आपस में गठजोड़ किया, सलाह मशवरा किया और अपनी अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। ये थी जी अगली यानी तीसरी बड़ी मुश्किल जो इसे पेश आई हुमायूं को। और चौथी मुश्किल जो थी वो खजाने के यानी मुल्क के माली हालात थे। नंबर 4 नोट फरमाएं, खजाने के हालात। जो शाही खजाना था उसके हालात ये हुआ ये कि अब इन जागीरदारों ने टैक्स देना छोड़ दिया। जब इन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया तो जाहिर है इधर पंजाब पर भाई ने, कामरान ने हमला किया, वो लूट खसूट के सारा कुछ ले गया। अब हुमायूं सोच में पड़ गया कि उसके बाप की फैयाजी उसके आड़े आ गई। बाबर असल में बड़ा फैयाज था, उसने कभी कंजूसी से काम नहीं लिया, अच्छी तनख्वाहें मुलाजमीन को दी, फौजियों की ज़रूरियात का ख्याल रखा, उनको सामान जंग जदीद ख़रीद कर दिया, महंगा ख़रीद कर दिया। मगर जब हुमायूं ने देखा कि ख़जाने में तो कुछ भी नहीं है और फ़ौज बग़ैर तनख्वाह के, बग़ैर ख़र्चे के कितनी देर काम करेगी, ये बहुत बड़ी परेशानी लाहक हुई। अब इसकी फिर वही करूँगा कि तफसील में जाने को दिल कर रहा है मगर हमारा प्रोग्राम इसकी इजाज़त नहीं देता जी। अगली जो उसको मुश्किल और मुसीबत पेश आई वो थी मुगलों की अजनबीयत। अजनबी लोग थे ये, जो लोकल लोग थे उनमें अक्सरियत हिंदुओं की थी, राजाओं की थी। हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले या फिर दूसरे मज़हब के लोग भी खुद को हिंदुस्तानी और मुगलों को गासिब और काबिज और हमलावर और गैर मुल्की समझा करते थे। नोट फरमाए, नंबर 5 था मुगलों की अजनबीयत, अजनबी समझते थे इन्हें। नंबर 5 था मुगलों की अजनबीयत। ये था जी पांचवी मुश्किल और मुसीबत इसकी बेचारे की। सारे लोगों ने बैठकर इनको सोचना और देखना शुरू किया कि ये लोग हम पर
बैरूने मुल्क से हमला आवर हैं, जबरदस्ती गासिब हैं, काबज हैं, घुस बैठिए हैं, इन्होंने हम पे जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है हमारे मुल्क पे। ये वो नफरत थी जो पूरे हिंदुस्तान में फैलती गई, एक से बढ़कर एक, और इनको अजनबी, हमला आवर, गासिब और काबज समझकर इनसे नफरत करते थे लोग। और अगली छठी बड़ी वजह, मुसीबत, मुश्किल जो हुमायूं को पेश आई, वो थी मजहब का मामला। मजहब का मामला, अब मैं इसकी थोड़ी सी बात आपको बताता हूं कि मजहब का क्या ताल्लुक था। मजहब का मामला ये था कि हिंदुस्तान में जो एक गालिब अक्सरियत थी वो हिंदुओं की थी, और हिंदुओं की सोच ये थी, हिंदुओं की सोच ये थी कि ये लोग हमारी बरादरी, हमारे मजहब के नहीं हैं, जिन्होंने आकर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया है। अक्सरियत हम हिंदुओं की है और ये थोड़े से लोग मुसलमान पूरे मुल्क पर आकर काबज हो गए, बादशाहत इनकी कायम हो गई। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने दिल और दिमाग से इसे कभी कबूल नहीं किया, और इस वजह से मजहब की बुनियाद पर उन्होंने लोगों को तकसीम करना शुरू कर दिया। ये इसको छठी बड़ी इसकी वजह बनी, इसको जो पेश आई, परेशानी हुई। और नंबर 7 थी इंतशार, मकामी इंतशार। ये वो मसला था जिसके ऊपर इसका बाप तो काफी हद तक पाए रखा, लेकिन ये बेचारा इस इंतशार को, मकामी तौर पर इंतशार को, बदनज़मी को और लोगों के बाग़ियाना रवैये पे काबू पाने में नाकाम रहा। इसको बहुत बड़ी परेशानी लाक रही हुमायूं को। 10 साल ये पहली टेन्योर में काबज रहा है, बादशाह रहा है, मगर एक के बाद एक मुसीबत दामनगीर रही, एक के बाद एक मसला इसके सामने सार उठाता रहा। जी, ये जो मकामी इंतशार था ये भी बड़ी वजह थी। और 8वीं बड़ी वजह थी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, 8वीं बड़ी वजह थी मुगल सिपाहियों का। जो इसकी फौज में मुगल सिपाही थे वो, उनकी हौसला जो है वो जवाब दे चुका था। फौज में गालिब अक्सरियत थी मुगल सिपाहियों की, जाहिर है गालिब अक्सरियत उन्हीं की थी, अफगानों की, मुगल सिपाहियों। ये अफगान नहीं थे, सॉरी, ये कहा जाता है कि मंगोलिया से थे अफगान। मंगोलिया से ये जो थे मुगल बादशाह, वहाँ के जो सिपाही थे वो बड़े दिनों से अपने घरों से, अपनी फैमिली से दूर होने की वजह से थकावट और मिसिंग का शिकार हो गए थे, बददिली का शिकार हो गए थे। वो चाहते थे कि हम वापस जाकर अपने बीवी बच्चों, बहन भाइयों और फैमिली से मिलें, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। कब, कैसे और कहाँ जाएं? उनकी हौसले पस्त पड़ते गए और लड़ने का जो उनके अंदर जज्बा और जुनून था वक्त के साथ साथ मांद पड़ता गया। ये 8वीं बड़ी वजह बनी। और 9वीं बड़ी वजह जो इसको मुसीबत दरपेश हुई, इस मसले को, बच्चे को, बादशाह को, हुमायूं को, वो थी कानूने वरासत। कानूने वरासत, बादशाहों का जो कानून था, मैंने पहले अर्ज किया कि ये कानून अभी वज़ा नहीं था कि जानशीन कौन होगा, वरासत किसके हिस्से आएगी, तख्त किसको मिलेगा। तख्तो ताज का मालिक बादशाह के बाद कौन होगा, ये तय नहीं पाया था, ये कानून अभी नहीं बना था। फिर क्या होता था, इसी वजह से दूसरे भाइयों ने, सुतीले भाइयों ने ये सोचना शुरू किया कि अब इसने कई साल हुकूमत कर लिया, अब इसको उतर जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए तख्त, और हम में से किसी को बैठाना चाहिए, हमें भी बारी लेनी चाहिए। वो लाइन में लगे हुए थे बारियां लेने की चक्करों में। ये 9वीं बड़ी वजह थी। और 10वीं बड़ी जो मुसीबत इसको गुलूगीर थी, दामनगीर थी, वो थी रिश्तेदारों की मुखालफत। 10वीं बड़ी वजह, रिश्तेदारों की मुखालफत। रिश्तेदारों ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी। जो करीबी लोग थे, जो इसके हमदर्द थे इस खानदान के, उन्होंने इनमें फिर तकसीम करना शुरू कर दी भाइयों में।
कि अब ये हुमायूं जो है इसको तख्त छोड़ देना चाहिए, इसको छोड़कर दूसरे भाइयों को। अब कई लोग रिश्तेदार दूसरे भाइयों की कह कहाए में उनकी जबान बोलने लग गए, और ये बहुत बड़ा मसला और मुसीबत इसके सामने जिन्न की शक्ल, एक बहुत बड़े देव की शक्ल इख्तियार कर गया हुमायूं के सामने। उसके बाद रिश्तेदारों की मुखालफत के बाद, वो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि वो जो हिंदुस्तान पे पंजाब पे हमला किया था कामरान ने, इसके छोटे भाई ने, वो इसी की एक शक्ल थी। रिश्तेदारों की मुखालफत का ही एक तरीका था, उसी की एक तस्वीर कशी थी कि इन लोगों ने उन भाइयों को उकता कर, उनको इश्तियाल दिलाकर खड़ा कर दिया कि तुम जाओ मनमानी करो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हुमायूं बस नाम का सरबराह है, बादशाह है हिंदुस्तान का, असल में तुम भी बराबर के शरीक हो, तुम तीनों भाई भी तीनों बराबर के हकदार हो उस तख्त के जिस पर वो अकेला बैठा हुआ है। रिश्तेदारों में तकसीम हो गई और ये कबीला अब आपस में इंतशार का शिकार हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 10 चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं, ये 10वीं भी नोट फरमाएं। उसके बाद ये हुआ कि मुगलिया फौज की जो तरकीब थी, मुगलिया फौज में एक कौम के लोग तो थे नहीं। जो फौज थी ना मुगलिया, मुगल खानदान की, जो इनके साथ थी, जिसने हिंदुस्तान को फतह करने में बाबर का साथ दिया था, उसमें कोई तकरीबन 6-7 कौमियतों के लोग थे। खाली मुगल नहीं थे, मंगोल नहीं थे। मैं बताता हूं आपको कौन कौन लोग थे उसमें। कुछ तो उज़्बेक थे, उज़्बेकिस्तान से थे, उज़्बेक इनको कहा जाता है, उज़्बेक थे। कुछ मुगल थे, अफगानी थे, उज़्बेक थे, अफगानी थे, पठान अफगान थे, और कुछ लोकल यानी मकामी लोग हिंदुस्तान से भी भर्ती हुए थे, मकामी लोग। ये 3 किस्म के तो ये लोग थे जो फौज में मुलाजिम थे, छोटे उहदों से लेकर अफसरों तक ये लोग थे। उसके बाद इनके अलावा कुछ ईरानी नस्ल के और चगताई नस्ल के, ईरानी भी थे और चगताई। ये नोट फरमाएं कि कितनी कौमें मिलकर मुगल कौम का सरमाया बनी हुई थी। ये 5 कौमें जो मेन थी, गिन लें, लिख लें, नोट फरमा लें। इन सारे लोगों ने आपस में बैठकर ये आप ग्रुप बंदी कर ली। 5 बड़े ग्रुप बन गए फौज में कि तुम उज़्बेक हो, मैं अफगानी हूं, वो हिंदी है, वो ईरानी है, वो उज़्बेक है। और इस आपस के इंतशार ने, तफरीक ने जो फौज को नुकसान पहुंचाया वो नाकाबिले बयान है। उसकी तफसील बहुत सारी है, मगर मैं फिर वही कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उस को डिस्कस करें। जो इसको 12वीं बड़ी मुसीबत पेश आई थी वो था बहादुर शाह का। बहादुर शाह की ये बंदा गवर्नर था बहादुर शाह, और ये हाकम था, गवर्नर था गुजरात का। गुजरात का ये गवर्नर था, हाकम था। इसने लोधी खानदान से साजबाज करना शुरू कर दी। लोधी खानदान के साथ मिलकर इसने कहा ये कि अगर तुम मेरा साथ दो, लोधी खानदान को क्योंकि उतारा था मुगलों ने, उनसे छीना था तख्ते दिल्ली, उनको फिर से इन्होंने जमा करना शुरू कर दिया। इस बंदे ने, बहादुर शाह ने, गवर्नर ने, जो बाबर ने खुद गवर्नर लगाया हुआ था, उसके अपने हाथों से लगाया हुआ पौधा ही उसे उसकी जड़ें काटना शुरू हो गया। और इसने दोबारा लोधी खानदान से मुलाकातें की और उनको बोला अगर तुम मेरा साथ दो तो हम ये तख्त दोबारा छीन कर, लोधी खानदान की विरासत है, इन्हें वापस दिला सकते हैं। ये बहुत बड़ी मुसीबत बन गई।
हुमायूं के लिए। 12 हो गई और नंबर 13 मैं आपको बताता हूं, ये पहले नोट फरमाएं। बहुत बड़ा एक जंगजू बहादुर सिपा सलार आदमी, बिहार का गवर्नर था, हाकिम था, और उसका नाम कौन नहीं जानता, बहुत बड़ा नाम तारीख में, शेर शाह, जिसने जीटी रोड बनवाया था लाहौर से पिंडी, ये नाम था जी। गुजरात, ये साहब थे बिहार के गवर्नर। इन्होंने भी यही कुछ करना शुरू कर दिया। इसने क्या किया कि अफगानों का या अफगान लोग जो थे उनको अपने साथ में लाना शुरू कर दिया और कहा ये कि तुम मेरे साथ मिलो, तुम लोग हुकूमत करो हिंदुस्तान पर। और ये बात हर कोई मानता है, तारीख में रोशन सफ़ों पर से लिखा हुआ है, रोशन अल्फाज में, कि ये बंदा जंगजू भी था, दलेर भी था, बेहतरीन तजर्बाकार भी था और इंतहाई उम्र रसीदा और अकल वाला था। इसने ऐसा जाल बिछाया शेर शाह ने कि आगे जाकर हुमायूं से तख्त छीनने में कामयाब हो गया। कब, कैसे, क्यों और कहाँ, इन सवालों के जवाबात मैं आपको अगले प्रोग्रामों में दूंगा। कि इसी बंदे की वजह से, इसी बंदे की कारीगरी की वजह से एक दफा मुगलिया सल्तनत का खात्मा हो गया हिंदुस्तान में और 10 साल का वक्फा रहा। मुगल खानदान भाग गया यहां से इस बंदे की वजह से, शेर शाह सूरी की वजह से। शेर शाह सूरी, और ये आपको मैंने बताया कि बिहार का हुक्मरान था एक इलाके का। वहां से उठा, 7 लोगों को मिलाया और हुमायूं को भागने पर, बीवी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अभी इस पे बात नहीं करनी, यहीं तक रहना है कि इसने फितना बर्पा किया, हुमायूं के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी, बस यहां तक ही रुकना है जी। इससे अगली 14वीं और आखिरी सबसे बड़ी मुसीबत जो थी वो अफगानों का जज्बा कौमियत। वे फिर यहाँ पे कौमियत ही काम आ गई। कौमियत किसकी? अफगानों की। अब बहुत बड़ी तादाद जो थी फौज में और अहम ओहदों पर, वो तो अफगानी थे। उन्होंने सोचा ये कि जाने हम दे रहे हैं, हमारी कौम के लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, सख्तियां हम बर्दाश्त कर रहे हैं और तख्ते दिल्ली पर काबिज है मुगलिया खानदान। ये तो नाइंसाफी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो शार था, ये फितना था, ये फसाद था जिसने सार उठाकर एक जिन्न की, एक देव हैकल चीज की शक्ल इख्तियार कर ली और हुमायूं के सामने मसाइब का पहाड़ खड़ा कर दिया। ये 14 मुसीबतें, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स जो मैं डिफ़िकल्टीज़ थी हुमायूं की, ये मैंने आपके सामने रखी हैं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं ये बताऊंगा कि हुमायूं की कुछ अपनी गलतियां, कमियां और कोताहियां भी थी जिनकी वजह से इसे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। इसकी अपने पैदा करदा खामियों की वजह से, कमियों, कोताहियों की वजह से, गलतियों की वजह से। उन चीज़ों का डिस्कशन इसी तरह से मुख्तसर तरीके से अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा कि वो कौन सी खामियां थी, वो कौन सी परेशानियां थी जो हुमायूं ने अपने लिए खुद पैदा की। नसीरुद्दीन हुमायूं, मुगल खानदान का दूसरा बादशाह, दूसरा चश्मो चराग जी। आज के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट यहीं पे ख़त्म करते हैं। दूसरा और बेहतरीन सेगमेंट होता है आज का लफ्ज़ जी। आज का लफ्ज़ जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो नोट फरमा लें। ये रहा जी आज का लफ्ज़। जी ये रहा आज का लफ्ज़ खचा खच। खचा खच उर्दू में इस्तेमाल होता है, आप सबने सुना, पढ़ा, देखा और लिखा होगा, जिसका मतलब होता है खूब भरा हुआ होना, कसरत से होना, है ना।
खूब भरा हुआ और कसरत से खचाखच भरा हुआ होना। असल में ये लफ्ज खचाखच नहीं था। ये जब लफ्ज शुरू हुआ है संस्कृत में तो ये लफ्ज था ये, इस तरह देखें, इस तरह से था, यानी खींच खींच कर, खचाखच नहीं, खींच खींच कर भरा हुआ होना। लेकिन ये गलत और आम हो चुका है, इसे दुरुस्त करने की अब ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके इल्म और नॉलेज के लिए मैं आपके सामने रखा करता हूँ ऐसी चीज़ें, इनको अब दुरुस्त नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ये प्रिंटेड है हर किताब में, हर जगह पे, और क्योंकि ये कुरानिक लफ्ज़ नहीं है इसलिए इसको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। ये अब खचाखच ही रहेगा। सिर्फ आपको बताया कि खचाखच बना कैसे, कहाँ से आया, कैसे बदल के यहाँ हमारे पास एक बहरूप की शक्ल में मौजूद है। जी, प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी मज़ेदार सेगमेंट, आज की बात। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त पहले ही बहुत तवील हो गया, ज़्यादा गुजर गया, इसलिए मैं मुख्तसर सी 2 लाइनें सिर्फ आपके सामने रखता हूँ। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आपने भी यार मेरी तरह नोट किया होगा, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, कैसे, जिन लोगों की मैं बात करने लगा, वो लोग कितने अजीम होते हैं यार, जो दूसरों के आंसू पूंछकर उनके चेहरों पे मुस्कुराहट सजाने का बायस बनते हैं। कितने अजीम होते हैं वो लोग, कितना बड़ा कलेजा होता है उनके दिल में, कितनी अजीम माओं के, कितने अजीम और अच्छे बाप के बेटे होते हैं, लेकिन उनका वजूद है। गौर कीजिएगा मेरी बात पे। अपने मेज़बान जावेद इकबाल को इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। रब रखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।